Okay, now we continue the services provided by a server and web server. Yesterday we discussed about what is web server, what is server. उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. आज हम देखते हैं कि what are the services that are provided by the service were provided by the server and web server. तो सर्वर की बात करें तो फर्स्ट इज इक्विपमेंट एंड रिसोर्स शेयरिंग. तो आपको पता ही है कि अगर हम कोई लोकल नेटवर्क बना रहे हैं, कल मैंने आपको बताया भी था कि छोटा सा एग्जांपल दिया था कि हमारे पास जो सिस्टम्स कनेक्टेड थे और एक प्रिंटर कनेक्टेड था, वो सारे सिस्टम्स को हमने एक स्विच से कनेक्ट कर दिया था. ओके, यहां पर देखिएगा इस स्विच में, और इस प्रिंटर को भी इस स्विच से कनेक्ट कर दिया है जो एक मेन हमारा सर्वर है, उसको भी हमने इस स्विच से कनेक्ट कर दिया. तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि एक तो ये जो हमारा मेन सीपीयू है इसको हम शेयर कर रहे हैं, दूसरा हमारे पास ये जो प्रिंटर है इसको हम शेयर कर रहे हैं. तो इन दिस वे वी आर sharing the equipment as well as the resource. So this is the first service that is provided by the server. Next is centralized file saving for data sharing. देखिएगा अब आप लोगों ने देखा होगा कि बैंक में कहीं कहीं लिखा रहता है सीबीएस ब्रांच. इस बारे में मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि सीबीएस का मतलब क्या है. सीबीएस इट मीन्स सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम. सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम का मतलब ये है कि जो किसी बैंक की सारी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर कंट्री दैट हैव अ सेंट्रल डेटाबेस सो दैट wherever the person open the accounts, the details of that person should be shared to the central जो हमारा डेटा है स्टोरेज है सर्वर, वहां पर वो चीज सेव हो सके. जिससे कि क्या होगा कि वो पर्सन अगर उस शहर से किसी दूसरे शहर में जाता है और वहां उसी बैंक की उस ब्रांच में अपना कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो उसका जो डेटा है उस जो सेंट्रल हमारा स्टोरेज है वहां से उसकी डिटेल्स को फैच अप कर सकता है और उसको आगे ट्रांजैक्शन में वो चीज हेल्पफुल हो सकती है. तो दिस इज द सेंट्रल फाइल सेविंग फॉर डेटा शेयरिंग. पहले की बात करें तो अगर आपका जो अकाउंट है जिस सिटी में है आप सिर्फ वहीं ट्रांजैक्शन कर सकते थे, किसी और दूसरे सिटी में जाकर के आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जो अकाउंट डिटेल्स हैं वो उनको अवेलेबल नहीं थी. ठीक है, बट नाउ द टाइम ऑफ इंटरनेट, all the things are interconnected, all the systems, all the computers are connected to each other with the help of internet, and the data is shared among them, or this is the central file system for data sharing. तो वहां पर क्या हो रहा है कि एक सेंट्रलाइज जो आपका सर्वर है वहां पर चीजें स्टोर भी हैं और वो शेयर भी हो रहा है. बट अगर यहाँ पर हम सिंपल बात करें कि हम नेट यूज नहीं कर रहे, तो सिंपल इस नेटवर्क इस लोकल सर्वर में भी हम देख सकते हैं. आप देखिए कि जिस तरह हमारा कंप्यूटर लैब के अंदर जो हमने अरेंजमेंट बताया हुआ था, वहां पर एक जो हमारा सीपीयू था, बाकी के 5 सिस्टम उससे कनेक्ट थे. ठीक है, हम कोई भी एक प्रोग्राम जो उस मेन सीपीयू के अंदर इंस्टॉल कर देते, वो सारा कुछ बाकी के 5 सिस्टम में शेयर हो जाता था. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो द सेंट्रलाइज्ड फाइल सेविंग फॉर डेटा शेयरिंग. ठीक है, और दूसरी चीज ये कि अगर इस सिस्टम ने कोई चीज क्रिएट करी है और वो इसके पास भी इसको भी रिक्वायर्ड है, तो ये चीज क्या होगी, इस सीपीयू के पास कनेक्ट सेव है. अब यहां से ये इस सीपीयू से ये इसके पास भी ट्रांसफर की जा सकती है. ओके, तो दिस इज सेंट्रलाइज्ड फाइल सेविंग फॉर डेटा शेयरिंग. नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड वायरस स्कैनिंग. सेंट्रलाइज्ड वायरस स्कैनिंग का मतलब है जब हमारे पास एक ही सीपीयू है विच इज वर्किंग एज ए सर्वर एंड ऑल द सिस्टम्स आर कनेक्टेड टू दैट सर्वर. इट मीन्स
कि जब किसी और सिस्टम के साथ सीपीयू कनेक्टेड नहीं है तो हमें किस सिस्टम को स्कैन करना पड़ेगा, ओनली दिस वन विच इज वर्किंग एज ए सर्वर। तो दिस इज सेंट्रलाइज्ड वायरस स्कैनिंग। ठीक है, तो हमारे पास मेन जो सीपीयू होता है उसी को स्कैन करने की जरूरत है, उसी के अंदर हमें देखना है कि कोई वायरस है कि नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ एक जो मेन सर्वर है उसी को स्कैन करेंगे एंड ऑल द सिस्टम स्कैन ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड बैकअप। सेंट्रलाइज्ड बैकअप का मतलब है कि अगर ये सिस्टम जो आपका ये वाला पीसी है इसने कुछ काम किया, ठीक है, और उसने वो सारी फाइल्स यहाँ पर सेव कर दी, इसने कुछ काम किया वो सारी फाइल्स यहाँ पर सेव कर दी, अगर ये बाई चांस ये सिस्टम क्रैश हो जाता है तो यहाँ पर हमारे पास डेटा लॉस नहीं हुआ, बिकॉज वी हैव द सेंट्रलाइज्ड फाइल, बिकॉज वी हैव द बैकअप ऑफ दीज फाइल्स। हमारे पास वो जितनी भी फाइल्स थी वो सब एक जगह पर सेव है। जो हमारे पास ये जो एक मेन सर्वर है, यहाँ सारी फाइल सारे सिस्टम जो वर्क कर रहे थे वो सारी चीजें यहाँ पर हमारे पास सेव है। तो इट इज द सेंट्रलाइज्ड बैकअप। ओके, तो दीज आर द सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय अ सर्वर। नेक्स्ट बात करते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वेब सर्वर। अब क्योंकि वेब सर्वर की हम बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि we are connected to a network, we are accessing the internet. So the very first service of the web server is to serving the web pages. ठीक है, जब भी कोई रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू किसी भी वेब पेज के लिए भेजी जाएगी तो वो वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा बाय सर्विंग द वेब पेजेस। नेक्स्ट इज रनिंग गेटवे प्रोग्राम्स that are the CGI and returning output। अब यहाँ पर बात यह है कि CGI क्या चीज है। तो आपने देखिए कोई रिक्वेस्ट भेजी किसी वेब पेज के लिए, अब वो वेब सर्वर के ऊपर कहीं सेव है तो उस वेब पेज को वहां से सर्च आउट करना, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स जनरेट करना। तो उस समय जो प्रोग्राम्स रनिंग करेंगे दीज आर द गेटवे प्रोग्राम्स। सीजीआई स्टैंड्स फॉर, यहां पर जो आपका सीजीआई है उसका क्या मतलब है, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। ठीक है, सीजीआई कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। ठीक है, तो इट हेल्प्स these programs helps the server to fetch out the web page which is requested and required output as per the request and send it to the user, और उसको यूजर तक भेजने का जो काम होगा ये सारा कुछ काम होगा ये गेटवे प्रोग्राम्स का। सर मैं एक बार और देख लेते हैं कि रनिंग गेटवे प्रोग्राम्स का मतलब ये whenever the server gets any request for any web page or a website, that time it runs a program, ठीक है, so that these programs fetch out the required or requested information from the web server, fetch it from there and then send it to the client. So these programs are the gateway programs. Next is controlling access to the server. अब यहाँ पर कंट्रोलिंग एक्सेस टू द सर्वर का मतलब है कि कोई फाइल डाउनलोड करी जा रही है, कोई फाइल अपलोड करी जा रही है, तो ये सारी चीजें भी इस वेब सर्वर पर कंट्रोल होंगी कि कौन सी चीज डाउनलोड करी जा रही है, कौन सी चीज अपलोड करी जा रही है। अगर मैं कोई भी ऐसी चीज डाउनलोड करने की कोशिश करता हूं कि विच इज नॉट फ्रीली अवेलेबल, तो वहां पर उस चीज को कंट्रोल किया जाएगा कि हमें एक मैसेज दिया जाएगा कि आप इस चीज को फ्रीली डाउनलोड नहीं कर सकते, इट मीन्स यू हैव टू पे फॉर इट। तो ये सारी चीजें भी यहाँ एक्सेस करते समय कंट्रोल की जाती है।
Next is monitoring and logging all the access. Whenever a person is logging, तो वो कितनी देर तक उसको लॉगिंग होने के बाद वहां पर कितनी देर तक उस सर्वर को यूज कर रहा है, क्या क्या वहां पर एक्टिविटीज कर रहा है। तो ये आपने देखा होगा कि जब भी आप अपना कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी आपका एक टाइम पीरियड मेंटेन किया जाता है। और उसके बाद आपने एक टाइम लिमिट के लिए देखा होगा ओटीपी के लिए, कि वहां पर 1 मिनट या कुछ मिनट के लिए आपका ओटीपी रहता है, एग्जिस्ट करता है, और उस टाइम पीरियड के बाद फिर वो कह सकते हैं उसको, वो एक्सपायर्ड हो जाता है, ठीक है, वो काम नहीं करेगा उसके बाद फिर। तो ये जो सारी चीजें हैं, तो ये सब कौन मॉनिटर कर रहा है? वेब सर्वर। तो दीज आर सम सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द वेब सर्वर, ठीक है। तो दोनों मैंने आपको यहां पर लिख दिए हैं। नेक्स्ट है यहां पर, नेक्स्ट टॉपिक इज वेबसाइट। एज वी ऑल नो व्हाट इज अ वेबसाइट। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जो बहुत सारे वेब पेजेस को अगर हम एक जगह कलेक्ट कर देते हैं तो इट बिकम्स अ वेबसाइट। देखिएगा ये सिंपल हो गया हमारे पास वेब पेज, और जब हम बहुत सारे वेब पेजेस को यहाँ पर कलेक्ट करके रख रहे हैं, देन इट बिकम्स अ वेबसाइट। So website is simply a collection of web pages which are digital files generally written using hypertext markup language। और इसकी एक और डेफिनेशन है कि वेबसाइट और साइट इज अ group of related web pages hosted on a web server and are linked together and share a common interface and design। तो मोस्टली जो भी वेबसाइट डिजाइन करी जाती हैं तो उनका जो इंटरफेस होगा, उनकी जो डिजाइनिंग होगी, मोस्टली सारे वेब पेजेस में सेम होगी। यहाँ एक और जो चीज समझने वाली है कि क्या वेबसाइट और वेब पोर्टल, क्या ये दोनों चीजें एक हैं या इनका कुछ डिफरेंस है? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वेबसाइट एंड अ वेब पोर्टल। अगर हम वेबसाइट की बात करें तो इट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स कि अगर हम अपने स्कूल के वेबसाइट की बात करें, mapskhurja.in, ठीक है, देन यू कैन फाइंड आउट द इंटरफेस ऑफ ऑल द पेजेस शुड बी सेम एंड द डिजाइनिंग इज ऑल्सो द सेम। एंड what the content you will find there, the all content you will find there is related to the school. You will not find any another type of information there। आपको वहां पर सिर्फ स्कूल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, कोई और इंफॉर्मेशन आपको वहां पर अवेलेबल नहीं होगी। इफ यू वांट टू बाय समथिंग फ्रॉम आवर वेबसाइट मीन्स स्कूल वेबसाइट, then it is not possible because this function is not available on that website, ठीक है। तो अगर कोई आपकी क्या कह सकते हैं ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो वहां पर आप ई कॉमर्स से रिलेटेड सारे फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। वहां फिर आप अगर अपने स्कूल की इंफॉर्मेशन को सर्च करेंगे तो वो शायद वहां आपको नहीं मिल पाएगी। वहां आप कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स अगर हम किसी वेबसाइट के बारे में बात करते हैं, देन द वेबसाइट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ठीक है। और दूसरी चीज आती है वेब पोर्टल। तो वेब पोर्टल मीन्स वेब पोर्टल इज ऑल्सो समथिंग लुक्स लाइक अ वेबसाइट बट इट contains different fields of information at a one place। आप इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं yahoo.com। अगर हम yahoo.com की बात करें तो आपको वहां ऊपर एक लॉगिन के लिए भी स्पेस मिलेगा। नीचे आप देखेंगे कि आपको वहां पर न्यूज भी चल रही होगी, ठीक है। गेमिंग के बाद स्पोर्ट्स के रिलेटेड अगर आप कोई चीज देखना चाहते हैं, स्पोर्ट्स भी आपको वहां दिखाई देगा, ओके। और यहाँ अगर आप बिजनेस से रिलेटेड चीज देखना चाहते हैं तो वहां पर आपको बिजनेस से रिलेटेड चीजें भी मिलेंगी। इट मीन्स कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स यू द कंटेंट ऑफ
डिफरेंट एरे, ठीक है। तो आपको एक ही जगह पर डिफरेंट फील्ड्स की इंफॉर्मेशन जब प्रोवाइड हो रही है, दैट इज द वेब पोर्टल। अब यहाँ पर आपको किसी पर्टिकुलर एक चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं, आपको डिफरेंट फील्ड्स की इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिल रही है, देन इट इज नोन एज अ वेब पोर्टल, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर एक जो वर्ड यूज किया गया, कॉमन इंटरफेस एंड डिजाइन। कॉमन इंटरफेस और डिजाइन का मतलब यही है कि वेबसाइट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ब्लॉक कर रही होगी तो उसका एक पर्टिकुलर अपना एक कॉमन इंटरफेस और डिजाइन होगा, ओके। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ ए वेबसाइट। अब किसी वेबसाइट के क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो कंपोनेंट्स के बारे में बात करें। फर्स्ट इज वेब होस्ट। वेब होस्ट का मतलब हो गया अ प्लेस वेयर पर्टिकुलर वेबसाइट एग्जिस्ट, ठीक है। होस्टिंग मीन्स सेविंग अ वेबसाइट एट सम सर्वर, कि आप उस वेबसाइट को कहीं ना कहीं सेव करेंगे किसी सर्वर पर, तभी वो एग्जिस्ट करेगी। अगर वो चीज कहीं एग्जिस्ट ही नहीं है तो रिक्वेस्ट भेजने पर उसका रेस्पॉन्स कहां से मिलेगा, ओके। तो होस्टिंग इज वेयर अ वेबसाइट इज फिजिकली लोकेटेड, मोस्टली इट इज होस्टेड ऑन अ वेब सर्वर। तो वेब होस्ट मीन्स a website is hosted by a web server, then it is a web host. Web host समझिएगा कि जो एक वेब सर्वर है जो उस वेबसाइट को वहां पर सेव किए हुए है, इट मीन्स वहां पर वो वेबसाइट सेव है, एग्जिस्ट कर रही है, देन ओनली द रिक्वेस्टेड फॉर दैट वेबसाइट विल बी फुलफिल्ड, अदरवाइज देयर विल बी एरर मैसेज सेंड टू द यूजर। तो होस्ट आप ये इसी तरह से समझ सकते हैं कि जब आप अगर अपने घर की बात करें तो वहां पर दो चीजें हम देख सकते हैं, गेस्ट एंड होस्ट। होस्ट इट मीन्स वी पीपल, गेस्ट इट मीन्स द अदर पर्सन्स हु आर कमिंग टू आवर हाउस। इन द सेम वे होस्ट इज अ वेब सर्वर, ओके, एंड द गेस्ट इज द क्लाइंट। और वो वहां पर जिस पेज की रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, इफ द पेजेस एग्जिस्ट देन द रेस्पॉन्स इज सेंड टू द क्लाइंट। अनदर इज एड्रेस। एड्रेस इज नथिंग बट द URL। अगर कोई वेबसाइट है तो ऑब्वियसली उसका कोई अपना एड्रेस भी होगा, ठीक है। तो every website has its URL, that is the uniform resource locator, कि उसका अपना कोई वेब एड्रेस, that is the address. Next is home page. The very first page of any website is the home page of that website, ठीक है। कोई भी वेबसाइट है तो उसका जो पहला पेज होगा वही उसका होम पेज होगा। होम पेज ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल in the sense that when the client access our website, if the first page is interactive and effective, then he or she will surely want to access the other pages. If the first page is looking dull, unattractive, and it contains unnecessary content, then the user will not go through the other pages. So the home page also plays an important role for our website, because आपको मैंने बताया ना कि अगर पहला ही पेज उसको डल लगा, अनइफेक्टिव लगा, तो वो आगे के वेबसाइट के पेजेस को एक्सेस नहीं करेगा, उसको वहीं पे ही क्लोज कर देगा। नेक्स्ट है डिजाइन। डिजाइनिंग मीन्स हाउ यू डिजाइन, हाउ यू प्लेस द ईच कंटेंट इन योर वेब पेजेस ऑफ योर वेबसाइट, कि आप हर चीज को अपने वेब पेज के अंदर कहाँ प्लेस कर रहे हैं, कहाँ आपको लिंक्स लगाने हैं, कहाँ आपको कंटेंट रखना है प्रॉपर, कहाँ आपको डिफरेंट सेक्शंस बना है। तो ये सारी चीजें आएंगी डिजाइनिंग पार्ट में। नेक्स्ट इज कंटेंट। कंटेंट इज ओवरऑल द मेन
मेन क्या कह सकते हैं कि मेन पार्ट ऑफ द वेबसाइट, बिकॉज अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है देन ऑब्वियसली ही वांट टू लुक आउट द कंटेंट। खाली वेब पेजेस को तो वहां पर वेबसाइट में रखा नहीं जाएगा, ठीक है। देयर शुड बी सम कंटेंट, और वो कंटेंट क्या होगा, इट डिपेंड्स ऑन अ टाइप ऑफ वेबसाइट। तो कंटेंट इज द मेन पार्ट ऑफ एनी वेबसाइट और एनी वेब पेज। नेक्स्ट इज द नेविगेशन स्ट्रक्चर। नेविगेशन स्ट्रक्चर का मतलब है कि अगर आप गूगल की वेबसाइट को ओपन करते हैं, वहां पे कोई चीज सर्च करते हैं, देन यू फाइंड लॉट्स ऑफ web addresses URL there. In the last there you can find out the next 1 2 3 and so on. So these are the navigations that navigate the client, whether you want to go to the next page or want to skip any of the pages, then you can click on the given links. तो navigate करना कि आगे उसको कहाँ कैसे जाना है, किस अगर दूसरे सेक्शन पे जाना है तो उसको कहाँ क्लिक करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें आएंगी आपकी नेविगेशन स्ट्रक्चर के अंदर। तो दिस इज द अबाउट वेबसाइट एंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेबसाइट। ओके, नेक्स्ट वी विल कवर वेब ब्राउजर। ठीक है, इसको समझिए, इतने कुछ डाउट हैं तो सेंड इट।